बाबरी मस्जिद के बाद अब एक और वर्ल्ड फेमस आइकॉन मॉन्यूमेंट कंट्रोवर्सी का शिकार है जिसका नाम है ताजमहल। जो बीजेपी है ये तो इसको पूरा हिंदुस्तान ही बनाना चाहते हैं ताकि कोई और रिलीजन वहाँ पे ना रहे। तो वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी पॉलिटिक्स इस पे स्टैंड करती है। जो शाहजहां थे, जो मुगल किंग थे, उन्होंने अब जो क्वीन थी मुमताज़ महल, उसकी डेथ पे ये बनाया था उनकी मोहब्बत में। 1631 में ये 1631 में इसको स्टार्ट किया गया ताजमहल को। 1648 तक ये बिल्डिंग तैयार की गई और उसके बाद फिर 1653 तक जो बाकी रेस्ट ऑफ गार्डन्स हैं, जो आउटस्कर्ट्स एरिया है, वो कंप्लीट किया गया। बड़ा एक मोहब्बत का सिंबॉलिक बिल्डिंग है ये, पूरी दुनिया में इज वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अब जो नई कंट्रोवर्सी ताजमहल के बारे में उठाई जा रही कि इट वाज टेंपल बिफोर ताजमहल, जो हिस्टोरियंस हैं या जो स्कॉलर्स हैं, रेलेवेंट स्कॉलर्स हैं, उनके ख्याल के मुताबिक यहाँ पे पहले टेंपल नहीं था। ये टेंपल क्लेम नैरेटिव ये लोग इन्होंने इशू खड़ा किया है, ये कैसे इसको यूज करें पॉलिटिकल? हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ेगा। exactly. जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ेगा तो उनका जो पॉलिटिकल गेन मिलेगा उनको, कि रादर इसके ऊपर लड़ें कि ये किसने बनाया, किसने नहीं बनाया और इसको कहाँ पे, इसको प्राइड को यूज करें अपनी ग्लोरी के लिए। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। बाबरी मस्जिद के बाद अब एक और वर्ल्ड फेमस आइकॉन मॉन्यूमेंट कंट्रोवर्सी का शिकार है जिसका नाम है ताजमहल। आइए कुछ जानते हैं मेरे कोर्स से कि ताजमहल की क्या हिस्ट्री है और कौन सी कंट्रोवर्सी उसके अगेंस्ट अब बनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया। जब से BJP की गवर्नमेंट आई है, मज़हब कार्ड को खेला जा रहा है और इंडिया जो कि फेमस थी लाइक वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अब वो एक रिलीजन का रंग लेती जा रही है। पहले बाबरी मस्जिद के बारे में बड़ा इशू चला और अब नया इशू खड़ा किया गया है ताजमहल के बारे में। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि पहले तो बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया और क्यों बनवाया गया? अच्छा देखें, ये जो बिफोर आई से समथिंग अबाउट ताजमहल है, असल में मसला ये है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, जो रिलीजन को इस तरह इम्पोज करना है ना, वो जनरल पब्लिक की सोशल लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो अलाउड नहीं है। जब आप किसी रिलीजन को इस तरह प्रमोट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाती है। अब मसला ये है कि जो बीजेपी है ये तो इसको पूरा हिंदुस्तान ही बनाना चाहते हैं ताकि कोई और रिलीजन वहाँ पे ना रहे। तो वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी पॉलिटिक्स इस पे स्टैंड करती है। जो मेन रीज़न है तो ऑलवेज जब आप देखें, हम इस पे प्रोग्राम भी करेंगे कि इस्लाम एंड मुस्लिम्स टू डिफरेंट थिंग्स हैं एंड वी विल प्रोवाइड द लॉजिक ऑन दैट। हम लॉजिक से बात करेंगे। हिंदुइज़म और हिंदूज़, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो फॉलोअर्स हैं ना, अगर तो वो सही तरह रिलीजन फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको प्रॉब्लम कम नज़र आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, ह्यूमन नेचर नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर में ना नेगेटिविटीज़ बहुत हैं। अगर आप गौर करें कि जब आप रिलीजन का नाम आ जाता है तो आप के इमोशंस गालिब आ जाते हैं। आप समझते हैं जी कि रिलीजन है, तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन में आपको शायद फ़र्क नहीं पता चलता कि आप गलत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो बीजेपी का तो खैर एक अनफॉर्चुनेटली वो उनकी पॉलिटिक्स इसी पे स्टैंड करती है। बिफोर वी डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल साइड ऑफ दिस इशू, जो शाहजहां थे, जो मुगल किंग थे, उन्होंने अपनी जो उनकी अहलिया थी, जो क्वीन थी मुमताज़ महल, उसकी डेथ पे ये बनाया था उनकी मोहब्बत में।
ठीक है। उनको मुमताज़ महल जो थी वो द मोस्ट बिलव्ड यानी कि वाइफ थी Yeah. शाहजहां की। उनके 14th चाइल्ड की बर्थ पे उनकी डेथ हुई। अच्छा। तो वो इतने शाहजहां के बारे में मशहूर है कि वो इतना ज़्यादा उससे मोहब्बत करते थे कि उन्होंने जी शाहजहां ने कहा जी कि अब वो उसकी याद में एक बहुत बड़ा मकबरा तैयार करेंगे। मौज़ूलियम कहते हैं इसको, बहुत बड़ा मकबरा तैयार करेंगे। 1631 में ये 1631 में इसको स्टार्ट किया गया ताजमहल को। और उनकी जो डेथ हुई 17 जून 1631 को हुई। अच्छा, सेम ईयर आफ्टर। यस, सेम ईयर। और उसके बाद फिर फौरी तौर पे इसको 1631 को ही इसको बनाना शुरू कर दिया। इसको ऑर्डर दे दिया गया। या उसका जो मेन जो बिल्डिंग है, जो मौज़ूलियम है, वो बना है जी 1648। 1631 से लेकर 1648 के तक वो कंप्लीट किया गया। 7 इयर्स में बिल्डिंग जो है उसकी। अच्छा, मकबरा जो है नहीं, 1631 से 1648 48 तक, Yeah. 17 इयर्स। 17 ईयर्स में वो 17 years. जो उसका एक्चुअल बिल्डिंग है ना वो तैयार की गई। शायद मैंने बताया नहीं कि जो मुमताज़ महल थी उनका पहला नाम जो था ना अर्जुमंद बानो था, अर्जुमंद बानो बेगम। लेकिन बाद में जब उनकी डेथ हुई तो उस वक्त उनका नाम मुमताज़ महल था, जो कि शाहजहां की चॉइस के मुताबिक था। 1648 तक ये बिल्डिंग तैयार की गई और उसके बाद फिर 1653 तक जो बाकी रेस्ट ऑफ गार्डन्स हैं, जो आउटस्कर्ट्स beautiful एरिया है, वो कंप्लीट किया गया। तो इसको एक बड़ा यानी कि एक मोहब्बत का सिंबॉलिक बिल्डिंग है ये पूरी दुनिया में। इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये। और पूरी दुनिया में टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए। इसका बहुत बड़ा इम्प्रेशन है वर्ल्ड में। संगमरमर की सारी। हाँ जी, उसके अंदर उन्होंने जो है इसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यानी कि संगमरमर इस्तेमाल किया है। इसमें ब्लेंड्स है पर्शियन, इस्लामिक एंड इंडियन एलिमेंट्स जो बिल्डिंग आर्किटेक्ट है उसके अंदर। और वाइट मार्बल इस्तेमाल किया गया है, पेट्रा डुआरा इसका नाम है। बहरहाल सेमेट्रीज जो हैं वो पत्थर संगमरमर से बनाई गई हैं। और ज़्यादातर ये जो स्टोन्स हैं ये वेरी एक्सपेंसिव स्टोन्स हैं जिसके साथ उनको बिल्ड किया गया है। एक बड़ा ही यादगार, और ये वाक़या है जी, ये जगह है, इसको कहते हैं कि जो रिवर यमुना है ना, बेसिकली मेरे ख्याल में जमुना उसको बोलते हैं आगरा में, तो उसके किनारे पे उत्तर प्रदेश में ही, यूपी में ही इसको बनाया गया है। तो अब ये जो बिल्डिंग है ये तो हम जब से बचपन से देखते आ रहे हैं। एक मुग़ल बादशाह ने अपनी क्वीन के मोहब्बत में इसको बनाया। इस पर फिल्में भी बनी हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो अब अचानक तो नहीं, ये वैसे चल तो काफ़ी सालों से रहा है ये मसला। अब उसको बीजेपी को चूँकि वो हर वक्त उनको कुछ ना कुछ चाहिए। Exactly. तो ये इशू एक दोबारा से जिंदा, और इस वक्त वो हुकूमत में है तो वो अब दोबारा जिंदा कर दिया गया, क्योंकि उनकी स्ट्रगलिंग चल रही है ना इस वक्त पॉलिटिक्स में। तो इसको दोबारा जिंदा कर दिया गया। इट वाज बिल्ड बाय मुगल किंग, और अपनी बीवी की मोहब्बत में उन्होंने बिल्ड किया। और इसीलिए, और ये बाकायदा एक हिस्टोरिकली प्रूव है ये एविडेंस कि वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई गई थी जो मुगल किंग ने बनाई थी इस याद में, शाहजहां ने। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइए कि कितना बड़ा है ये, कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज़ हुआ है, और कितनी देर लगी इसको बनाने में, और कितनी लेबर यूज़ हुई। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो आप इसको कह सकते हैं कि 1631 से लेकर और 1653 टोटल टाइम है इसकी कंस्ट्रक्शन का, इंक्लूडिंग सेंट्रल पॉइंट जो मेन बिल्डिंग है और जो अराउंड एरिया उसका। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं जो ये मेनली जो प्राइमरी मटेरियल है जो वाइट मार्बल है, ये मकराना से, राजस्थान से इसको इंपोर्ट किया गया था। और जो बाकी जो बड़े कीमती स्टोन्स हैं जो सेमी प्रीशियस हैं, जो बड़े कीमती हैं या लेस कीमती हैं, उनको ऑल ओवर एशिया से, जो इनले का काम था उसको ऑल ओवर एशिया से इंपोर्ट किया गया था इसके ऊपर। एस्टिमेटेड जो है ना 20,000 वर्कर और आर्टिस्ट जो थे, लेबर वर्कर 20,000 तकरीबन, इन लोगों ने इसको कंस्ट्रक्शन में इसके ऊपर काम किया।
और जो ड्राइंग स्पेशलिस्ट थे वो क्रॉस द रीजन पीपल इकट्ठे किए गए जिन लोगों ने इसके ऊपर एक ड्राइंग डिज़ाइन वो आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर किया कैलीग्राफी वगैरह कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन लाइन टाइमलाइन बताई है 1632 से 1653 तक। उसके बाद आ गया जी द लेआउट फॉर्मल जो है ना, लार्ज प्लिंथ है, सेंट्रल जो बिल्डिंग है विद डबल डोम है, 4 मीनार्स एट कॉर्नर्स हैं, मॉस्क है और गेस्ट हाउस है इधर साइड पे, एंड फॉर्मल 4 बाग, उसको 4 पार्ट गार्डन विद 4 बाग या वो बड़ा फेमस रिफ्लेक्टिंग उसमें पूल भी है और ये इस तरह बनाया गया है। सिम्बॉलिकली यूज फॉर वाइट मार्बल रिफाइंड इन इनले वर्क, ठीक है। और इसको यानी कि ना जो इसकी बिल्डिंग है उसमें आपको शहाना एक रख रखाव नज़र आता है कि जैसे एक इम्पीरियलिज्म नज़र आता है उसके अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर। एज वन ऑफ द इसमें जैसे हमने नोट किया कि यूनेस्को का वन ऑफ द वंडर्स इसको कंसिडर किया गया वर्ल्ड का, तो ऑब्वियसली द बिल्डिंग इज़ आउटस्टैंडिंग है। इसका जो काम है आप देखें हिस्ट्री में तो पता नहीं चलता, पता नहीं कितने लोगों की डेथ भी हुई है इसको कंस्ट्रक्ट करने में। ऑफ द रिकॉर्ड हम जब आप पढ़ते हैं देखते हैं चीज़ें पता चलता है, तो चूँकि हमारे पास एविडेंस नहीं है तो हम उसका फिगर फैक्ट्स नहीं दे सकते जी। लेकिन ये है कि वो भी उस वक्त देखा जाए तो एक क्वीन के मर गई और उसके ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। है तो ये एक इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री था उस वक्त, उसकी इकोनॉमी GDP बहुत आउटस्टैंडिंग थी जब आए, इसलिए तो ब्रिटिश आए थे वहाँ पे कि भाई वो एक रिच कंट्री था। उसको मेरे ख्याल में वर्ल्ड की जो चंद जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इंडिया की थी, जो GDP थी वो वन ऑफ द टॉप GDP कंट्रीज में थी। तो बहरहाल बिल्डिंग जो थी वो बहुत ही अमेजिंग तैयार की गई। वो कहता है ये ब्रिटिश को कहते थे कि सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है जो इंडिया। और ये भी सुनने में आया कि जब वो गए तो तकरीबन 43 ट्रिलियन का जो GDP थी रफली इतनी थी, यानी कि पैसा लूट के ले गए। अच्छा बात है, अब मेन क्वेश्चन पे जिस पे हमारा प्रोग्राम बेस करता है कि अब जो नई कंट्रोवर्सी ताजमहल के बारे में उठाई जा रही कि इट वाज टेम्पल बिफोर ताजमहल, तो मैं चाहूँगा आप हमें शुरू से बताइए कि ये जो कंट्रोवर्सी कहाँ से खड़ी हुई है और इसकी क्या एविडेंस है जिसकी बेस पे वो ये लोग बात कर रहे हैं। असल में ये पहले मैं तो आपको ये बताऊंगा कि ये क्लेम क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो स्कॉलर्स हैं जो एविडेंस पे बिलीव करते हैं, जो इंडियन हिंदू स्कॉलर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब जो ये क्लेम है ना, ये इसको चूँकि वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि भाई मुग़ल किंग्स ने फोर्सली बड़े हिंदुओं को मुसलमान किया और ज़बरदस्ती मुसलमान किया, फोर्स कन्वर्शंस थी, उनकी जायदादें कब्ज़ा कर ली। पॉसिबल है कि ये करेक्ट भी हो सम एरियाज़ में, क्योंकि ओबियसली जब आप ताकत में होते हैं तो आप एनीवे तो ये जो क्लेम है ना जी, टेंपल का क्लेम इसमें कि ताजमहल वाज ओरिजिनली हिंदू टेंपल प्लेस कॉल्ड तीजू महालिया। अब ये तीजू महालिया जो है ना, या तीजू महालिया इज़ डेडिकेटेड टू शिवा which was later torn down and replaced by converted by Mughals। अब ये जो शिवा के लिए वो एक मंदिर टेंपल है और इसको बाद में मुगल्स ने ले लिया और मुगल्स ने उसको कन्वर्ट कर दिया। ये क्लेम है अच्छा। हम क्लेम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। उसके बाद वो बोलते हैं कि दैट ए हिंदू टेंपल एग्जिस्टेड ऑन द साइट बिफोर शाहजहां, कि बिल्डिंग बनने से पहले ये ताजमहल की वहाँ पे ऑलरेडी हिंदू टेंपल मौजूद था। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि हिंदू टेंपल को मुगल्स ने डिस्ट्रॉय किया और उसके ऊपर उन्होंने ये ताज तैयार किया, ताजमहल बनाया गया ये। ठीक है, उसके बाद ये कि सम पिटिशंस में जो क्लेम किया गया है, जो क्लेमेंट हैं कि भाई ये टेंपल था पहले, उन्होंने बोला जी कि 22 कमरे बंद किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो इसको हाइड करने के लिए सिचुएशन को, वो बनीत वो जो इसके नीचे मकबरे के नीचे 22 कमरे हैं जो गवर्नमेंट ने लॉक्ड ऑफ कर दिए हैं उनको, ताकि लोगों को पता ना चल सके उसके ऊपर ना। तो ये उनके ख्याल में ये अभी तक ऐसे ही है। ठीक है, अब मसला ये कि जो क्रेडिबिलिटी एंड स्कॉलर्स रिस्पॉन्स आता है ना इसको, जो इंडियन हिंदू स्कॉलर्स ही हैं, जो रियली जिनके रिसर्च स्कॉलर्स भी और हमारे पास स्कॉलर्स का है जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री वगैरह की। ठीक है, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी ऑफिशियल बॉडी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे
ऑफ इंडिया, दैट्स ऑफिशियल बॉडी है इसकी, ASI इंडिया Yeah. में, जो क्योंकि इंडिया तो भरा पड़ा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग से। Absolutely. तो उन्होंने कहा है, वो बताती हैं कि कोई नो क्रेडिबल एविडेंस दैट ताज वाज एवर ए हिंदू टेम्पल। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये है। ऑफिशियल ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी कि, और ये ओबियसली रन बाय अंडर द सेम हिंदू गवर्नमेंट। तो वो ये कहते हैं कि इस पे कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे कभी एवर एक हिंदू टेम्पल था। ठीक है, अब जो उसका आर्किटेक्ट स्टाइल है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और जो मटेरियल कल्चर ऑल सपोर्ट दैट अ मुस्लिम ओरिजिन वाज बिल्ड बाय द शाहजहां एंड इट वाज ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्लेस, नथिंग वाज पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे, yeah. यू नो। उसका जो स्टाइल है ना, वो क्रेडिबल एविडेंस है Yeah, उसका जो बिल्डिंग का है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि द क्लेम इज ट्रेस दैट के एक ऑथर हैं P.N. Oak 1989 हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द कोर्ट एज लैकिंग इन क्रेडिबल एविडेंस। अच्छा, जो कोर्ट में जब क्लेम लेके जाते हैं वो कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा है जी कि जो आइडियोलॉजिक ये जो एविडेंस, फिजिकल एविडेंस प्रेजेंट किए गए हैं, ये नॉट इनफ नहीं है और Yeah. क्रेडिबल नहीं है। और इसको ज़्यादातर उन्होंने आइडियोलॉजिकल और ख्याली चीजें ख्याली क्लेम माना है। Yeah, ये yeah. कोर्ट का डिसीजन है उनके, जो कि कोर्ट ने किया है। तो उनके ख्याल में कि यू कैन से इट रिमेन्स ए क्लेम विच इज वाइडली, अभी उसको आप क्लेम तो कह सकते हैं, Yeah. लेकिन वाइडली जो एक्सेप्टेड कंसर्न है ना, ये वाइडली एक्सेप्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये क्लेम गलत है। क्योंकि उनके अपने ही लोग जो हैं, जो हिस्टोरियंस हैं या जो स्कॉलर्स हैं, रेलिवेंट स्कॉलर्स हैं, उनके ख्याल के मुताबिक यहाँ पे पहले टेंपल नहीं था। ये बात बनाई जा रही है, और उनकी कोर्ट में जितनी पटिशनें जा रही हैं सब रिजेक्ट कर दी गई हैं इसी वजह से कि ये क्रेडिबल एविडेंसेस नहीं है, ये ज़्यादातर आइडियोलॉजिकल हैं, या कहते हैं ना आपकी ख्वाहिश हो सकती है ताकि उसको बढ़ाया जा सके बात को। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है। अब कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए होता है बीजेपी को जिंदा रखने के लिए अपने आप को, तो उसके लिए फिर कभी किधर से वो काम कंप्लीटली पॉलिटिकल इशू बना देते ये है। पाकिस्तान, इंडिया में इस वक्त, इंडिया में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो ड्रिफ्ट क्रिएट की जा रही है ना पब्लिक के अंदर, नफरत जो एलिनेशन क्रिएट की जा रही है, यानी कि आप अगर हिंदू हैं ना, उसमें भी हिंदू के अंदर भी आपकी कास्ट काउंट करती है। तो अगर आप लो कास्ट हैं तो आप हिंदू भी आप एक्सेप्टेड नहीं है। तो इमेजिन करें अगर वो हिंदू के अंदर भी आपकी कास्ट, अगर आप लो कास्ट हिंदू हैं तो आपको आप एक्सेप्टेबल नहीं है एज ए हाई। तो व्हाट अबाउट द नॉन मुस्लिम हिंदू, उनकी तो कोई वैल्यू गिनती में नहीं आती। तो वो हर तरह से वो बीजेपी जो चाहती है कि इसको इशू को बनाया जाए और जो असल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से हटा के तो इस तरफ लगा दिया जाए लोगों को। और जब रिलीजन का नाम आता है तो फिर जज्बात, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो उसका वो पॉलिटिकल उसका प्रॉफिट लेते हैं बीजेपी वाले। श्योर। अच्छा, ये जो बीजेपी जब से आई है मजहब कार्ड खेल रही, मैंने पहले भी कहा था। अब आप हमें बताइए, ये टेम्पल क्लेम नैरेटिव ये लोग इन्होंने इशू खड़ा किया है, ये कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकली, कैसे इस पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और सोसाइटी पे क्या इसका असर हो रहा है? इनके जो मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट है ना, जो बीजेपी के साथ कनेक्टेड है इन बीजेपी के साथ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है कि वो चाहते हैं कि जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो री एग्जामिन करे हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। वो इसको इंसिस्टेंस हैं कि वो कह रहे हैं कि जी ये पहले मंदिर था और इसके ऊपर इन्होंने ये शाहजहां आने से पहले ये मंदिर था और ये बाद में इसको कन्वर्ट किया गया है। अब मसला ये है कि जो इससे पहले भी बीजेपी के में बहुत सारे एमपीज़ हैं जो बार बार रिपीटेडली इस बात को कह चुके हैं जी कि ये बीजेपी वाले ही कहते हैं, एक ही पार्टी वो इसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि सेवरल जो उनके, हालांकि उनके पास इसके फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन वो क्लेम करे जा रहे हैं, बार बार क्लेम करे जा रहे हैं, और अब वो एक ऐसे क्लेम कर रहे हैं जिसका कोई उनके पास हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं है, पर वो कह रहे हैं जी कि ऐसा है। अब क्या है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी मोटिवेशंस हैं। अच्छा। अब उसकी मोटिवेशंस को अगर हम नोट करें तो वो कहता है जी कि जो
बेसिकली बीजेपी का एक है ना कि जी हम हिंदुस्तान को दोबारा हिंदुस्तान बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जो मुग़ल किंग्स आए थे उन्होंने रीशेप किया था, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, उन्होंने फिर रीशेप कर दिया। हिंदू जो टेम्पल्स थे, जो हिंदू की जो उनकी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी, ये इन्होंने अपना कब्ज़ा करके उसको रीशेप किया। तो अब ज़ाहिर है उनका बीजेपी का एक सेंटिमेंटल उनका एक है कि जी हम इसको रिवर्स करेंगे। आइडियोलॉजी है या उनको अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो उनका बेस ही यही है कि हम इसको रिवर्स करेंगे। जो मुग़ल किंग्स ने जो जुल्म किया था इनके ऊपर उसको रिवर्स करेंगे। तो वो स्टार्ट अब ये कि वो जो सेंटिमेंटल हेरिटेज रिस्टोरेशन है, हिंदू हेरिटेज रिस्टोरेशन, ये एक मोटिवेशन है इसके पीछे, ठीक है। और इसको वो पॉलिटिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आप देखें ताजमहल इंटरनेशनली रिकग्नाइज बिल्डिंग है। अब इमेजिन करें इसको रिस्टोर कर दें एज ए हिंदू टेम्पल, तो वर्ल्ड वाइड कितना इम्पैक्ट होगा उसका, कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन इंटरनेशनली लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन जो उनके अपने लोग हैं वो तो बादशाह बन जाएंगे ना, कितना बड़ा काम कर दिया है। exactly. अब उसको बजाय ये कि जो पॉवर्टी लेवल है पूरे कंट्री के गरीब लोगों का उसको उठाया जाए, इकॉनमी को बेहतर किया जाए, और जो उनकी फाइनेंस इस्टेब्लिशमेंट है, जो बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है इंडियन इकोनॉमी को, उनसे आज़ाद करके फ्रीडम दी जाए। जो पब्लिक आम लोग हैं उनकी से आए, उसके अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे ऑफ हो बिजनेस में भी, वो करने के बजाय उन्होंने इधर लगाया वो बुखलाए हुए हैं। या वो बीजेपी अभी वीक पड़ रही है ना, इसलिए रोड्स के नाम चेंज कर रहे हैं, इसको वो हिंदू रिस्टोरेशन के नाम से ही इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। उसके बाद ये है कि ये जो पब्लिक जो यानी कि इससे वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो कि हेरिटेज है उसको वो डिफरेंट नाम, जैसे आपने कहा रोड बना रहे हैं, तो इस तरह वो एक पॉलिसीज़ ऐसी बना रहे हैं कि जो जिसमें हर जगह पे हिंदुइज्म नजर है, और वो जो बाकी रेस्ट ऑफ द रिलीजन है रिगार्डलेस ऑफ इस्लाम, बट रेस्ट ऑफ द रिलीजन हैज़ नो इतनी कोई उनके नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है बाकी रिलीजन्स की, जो उनके एक्शंस हैं वो उस सिलसिले में अब मसला ये कि इससे अनदर मोटिवेशन ये आपको मिलेगी कि जब आप इसको कहेंगे ये टेम्पल है तो हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ेगा। exactly. जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद बढ़ेगा तो उनका जो पॉलिटिकल गेन मिलेगा उनको, क्योंकि इसी नाम पे तो वो काम कर रहे हैं, इसी नाम पे तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो इसका मतलब यही है कि मेन मोटिवेशन यही है कि अपना कंट्रोल रखा जा सके गवर्नमेंट के ऊपर, ऑन द नेम ऑफ कि हम हिंदुइज़्म को रीराइट कर रहे हैं, हम अपनी हिस्ट्री वापस ले रहे हैं, और जो मुसलमानों ने जो जुल्म किए हैं यहाँ पे आके उसको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन एवेंचुअली ये कुछ अरसे तक तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो अभी तो ये चल रहा है, अब देखें इसके बाद कुछ और आ जाएगा, फिर इसके बाद कुछ और आ जाएगा। अभी बिहार के इलेक्शन है तो इस वक्त ये गरम काम चल रहा है, तो इसलिए वो इसको अभी फिल्म भी कोई इन्होंने हाँ जी, वो ताज स्टोरी आई है परेश रावल की, वो भी इसी थीम पे ही है कि जी वो वो जो है ना उस पर बना हुआ है टूरिस्ट गाइड परेश रावल, एंड वो यानी काफ़ी सालों से वो टूरिस्ट गाइड है, एंड ही इज सेइंग नाउ, यानी कि मूवी के अंदर वो कह रहा है कि ना ये पहले मंदिर था, क्योंकि वो नीचे गए हैं, उन्होंने वो देखे 22 कमरे वगैरह वो बंद थे, एंड लॉजिकली वो दिखाया उन्होंने कि वो जो रियल में बेसिकली वो खाली थे कमरे, उनमें कुछ नहीं था। ये मूवी में यही बताने की यही नैरेटिव पेश किया गया है कि ये बेसिकली मंदिर था। वो तेजू मालिया जो आपने पहले बताया, उससे जो है ना इन्होंने बाय भी नहीं किया, उससे जबरदस्ती लिया, और ये सारी फिल्म स्टोरी मुगल्स के बारे में तो ये था। ये वो अब वो फिल्म के थ्रू भी यही प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। और इवन जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो बड़ा इसके खिलाफ हैं। वो जो हिस्टोरियन जो है ना जो एक्चुअली वहाँ जो ओवर मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियंस पढ़े लिखे लोग हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, ये उनके अंदर ये करेज है कि वो इस मामले को खुद ही डिफेंड करते हैं कि क्या गलत है, न्यूट्रल होकर चेक करते हैं। अब इसमें तो कोई अब शायद इसमें कोई हमारे पास हम तो ये कह सकते हैं कि जो मुग़ल किंग्स थे उन्होंने बहुत जुल्म किया अपने वक्त, क्योंकि बादशाह थे वो, कोई भी बादशाह में पावर होता है तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन तो होती है।
अब ये ताजमहल का जो इशू है, चूंकि ये बड़ा इशू है तो ये पॉलिटिकली बहुत मोटिवेट कर सकता है इसकी फेवर में बीजेपी को। पब्लिक जैसे बाबरी मस्जिद में देखें कितना बड़ा वो केस बन गया था, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसले बदल दिया, उन्होंने इतना प्रेशर डाला उससे उन्होंने पॉलिटिकल गेन हासिल किया। ठीक है, अब अगर ये ताजमहल को करेंगे ये बहुत बड़ा वाकया होगा, ये उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ा इसलिए है उससे बड़ा कि वो ये कह सकेंगे अपने उन लोगों को जो ब्लाइंड उनको करते हैं फॉलो, कि देखें जी हमने दुनिया का सबसे बड़ा जो एक वंडर है हमने वापस लिया है अपने टेंपल के नाम पे। तो समझेंगे बीजेपी ने जो इंडियन नेशन है ना उसको चांद पे घर बना दिए, उसके बराबर है ये। बिल्कुल सही। तो आई थिंक दे नो द पोटेंशियल ऑफ दिस आउटकम, इससे क्या वो गेन कर सकते हैं, तो इसको छोड़ेंगे नहीं वो। और आई थिंक दे कैन डू मच मोर वर्स देन दिस, पोलिटिसाइज हो यस, क्योंकि उसका गेन बहुत है, इनको बहुत मुनाफा बख्श है बीजेपी के लिए इसको गर्म करना, उठाना। और अगर इवेंचुअली वो कामयाब हो जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा बीजेपी को, उनकी शायद गिरी हुई साख दोबारा वो गेन कर लें, क्योंकि वो जो गांधी वो जो पीछे पड़ा हुआ है इस वक्त उनके। एब्सोल्युटली, हाँ, वो ज़ाहिर है वो पढ़े लिखी साइड है, और वो मोर मॉडर्नाइज साइड है, और वो सेकुलर साइड है। वो समझते हैं कि भाई अब इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं ये सिटीजन है सब। आप निकाल तो नहीं सकते ना। उस वक्त उनके वक्त में इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी ज़रूर थी, लेकिन इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, मुल्क के अंदर ये बदअमनी नहीं थी, वो इतनी हेट नहीं थी जितनी अब तो खैर उनका पॉलिटिक्स है ही इसके ऊपर कि भाई हिंदू के अलावा कोई मजहब नहीं चाहिए, कोई सिख नहीं चाहिए, कोई क्रिश्चियन नहीं चाहिए, कोई अदर इवन दलित नहीं चाहिए, कोई मुसलमान नहीं चाहिए, ये हमें सिर्फ हिंदू चाहिए इस कंट्री में। आपको उनका तो अब मसला ही ये है। जबकि कांग्रेस जो है वो इट्स अ मोर एजुकेटेड पीपल, मोर में भी लिबरल है वो, because they know it's all Indians हैं। Yeah. तो exactly. वो let them live because they're citizen, they're part of the country। Even मुसलमान भी अगर आप देखें तकरीबन 25-30 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ। या पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, तो आप उनको निकाल तो नहीं सकते ना, या आप उनको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है बहरहाल। एनीवे मेन मोटिवेशन इसके पीछे यही है कि वो गेन करना चाहते हैं पॉलिटिकली। ठीक। अच्छा, ताजमहल यानी कि सालों साल से टूरिज्म का एक हब बना हुआ है, यानी कि बेहतरीन टूरिज्म होती है इंडिया में, बहुत लोग आते हैं इसको देखने के लिए। अब मैं चाहूँगा आप कुछ चीज़ों पे इसके हमें फैक्ट से फिगर दें कि कितने लोग आते हैं टूरिज्म के लिए, कितना पैसा जमा होता है, यूनेस्को में इसका क्या स्टेटस है ताजमहल का, और जो प्रिजर्वेशन जो उसको बचाने के लिए उसकी जो तामीर पे जो खर्चा आता है और ये चैलेंजेस है वो क्या है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आप पूछ रहे हैं, जैसे एक तो के जो की फैक्ट्स हैं वो पूछ रहे हैं, और साथ आप रिजर्वेशन जो के उसके चैलेंजेस हैं और आपने उसका क्वेश्चन किया है। जी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये इट्स यानी कि ग्लोबल आइकन है इंडिया के लिए, एक वन ऑफ द मास्टरपीस इन द वर्ल्ड। और ये लोगों को स्पेशली यंग कपल्स को बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि इस सिंबल ऑफ लव इसको कंसिडर किया गया है। सॉरी आप बात कर, आपको याद है वो जो लेडी डियाना गई थी, वहाँ बैठी थी इसके सामने, ब्यूटीफुल लेडी डियाना। पर्सनली मेट टू लेडी डियाना, I shook hand with her. Really? Yes. Okay, मैं आपको बताता हूँ कि it was in a dinner when I was invited as well, where I met her. Yeah. Okay. जो इसका जो ओवरऑल जो हमारे पास जो फैक्ट्स आए हैं इसके मुताबिक 7 मिलियन पीपल एनुअली इसको विजिट करते हैं। अच्छा। अक्रॉस द वर्ल्ड से 70 लाख लोग जो है इसको विजिट करते हैं। 1983 में यूनेस्को ने इसको एज ए वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे इसको डाला था अपनी लिस्ट के अंदर, जो कि वर्ल्ड में उनके हज़ारों बिल्डिंग्स हैं जिसको वो अपना यूनेस्को हेरिटेज में लेते हैं। सिग्निफिकेंस बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं ये। तो इसको तकरीबन 22 साल में ये कंप्लीट हुआ। 21 से 22 साल के दरमियान 20,000 लोगों ने इसके ऊपर काम किया। अब जो इसकी प्रिजर्वेशन का मसला है ना, जो चैलेंज है बेसिकली, उसमें प्रॉब्लम ये है कि सिंस ये पोलिटिसाइज हुआ है ना,
उससे वो जो उसकी वजह से इसके ऊपर वो तवज्जो कम हो गई है क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ रही है। सिंस द बीजेपी आई है अब आप इसकी बिल्डिंग्स आप जाके देखें, क्रैक्स नज़र आएंगे, ब्रोकन वॉल्स नज़र आएंगी आपको, क्योंकि इसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि एक माइंडसेट बनाया जा रहा है कि ये गलत बना है, जिसकी वजह से अब उसमें क्योंकि वो रिवर की प्रॉक्सिमिटी है और जो पोल्यूशन है उसकी वजह से ना ये दिन ब दिन इसकी बिल्डिंग ख़राब हो रही है और उसके ऊपर ना वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो इसको एक ऐसे इंटरनेशनल बिल्डिंग के तौर पे इसको सेफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग के तौर पे इसको सेफ रखा जाए। उसकी मेन वजह पॉलिटिकल माइंडसेट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए या इसके ऊपर इसकी तवज्जो कम से कम दी जाए ताकि इसके ऊपर वो अपना कर सकें, अपना जो बिजनेस करना उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है इसके ऊपर, चेंजिंग रिप्लेसिंग बाय द टेम्पल। अनदर चीज़ है जो इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है ना वो $827 मिलियन कंसीडर की गई है। ये रफ आइडिया है और जो ये फिगर है ये अवेलेबल है, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको इसकी ऑनलाइन आपको मिलेगा। तो जो अब देखें इसमें ये नेशनल आइकन है, फिल्मों में भी इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं जहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया गया है इसके ऊपर और पूरी दुनिया से लोग जाते हैं देखने के लिए। ये मेन एक चीज़ है कि इस टूरिज़म की एक टॉप आइडेंटिटी है इंडिया के लिए इसका होना, और ये पूरी दुनिया में एक रिकग्नाइजेशन है। जैसे आप फ्रेंच देख लें तो एफल टावर है, देखा जाए तो एक आप जाके देखा हमने वो एक टावर है, आप जाते हैं स्टील का एक टावर है, स्टील का टावर है, ऊपर उन्होंने जाते थे हम जब गए थे तो वो आप उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, खाना वाना खाते हैं आप फिर नीचे आ जाते हैं आप, एक टावर ही बना हुआ है। वो बनाया भी टेम्परेरी तौर पे गया था, वो परमानेंट नहीं बनाया गया था। ये टावर एफल टावर की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो उसको हमेशा के लिए नहीं बनाया गया था, उसको चंद टाइम के लिए बनाया गया था। तो आप वो अब शायद सुना है कि वो उसको ख़त्म कर देंगे, वो जो असल मकसद था वो उसको ख़त्म कर देंगे अब उसको। एनीवे तो बहरहाल ये मेनली जो इसकी प्रिजर्वेशन डैमेज हो रही है वो इसको पोलिटिसाइज करने की वजह से हो रही है। बस अहमद अब हम बस कंक्लूड करते हैं। मैं चाहूँगा आखिरी में आप कुछ में इसके फाइनल वर्ड्स अबाउट ताजमहल। देखें जो हमारा हम जो समझते हैं ना, ये इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो उनको चाहिए कि रादर इसके ऊपर लड़ें कि ये किसने बनाया किसने नहीं बनाया और इसको कहाँ पे, इसको प्राइड को यूज़ करें अपनी ग्लोरी के लिए। ये पूरी दुनिया में आप इतने कामयाब लोग हैं दुनिया में, इतना बड़ा नाम है आपका। अब आप ये जो पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं ये जिसको इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है, इससे क्या ग्रेटनेस मिलेगी आपको? ये तो रादर इसको एज ए प्राइड इस्तेमाल करें। आपके कंट्री में एक इतना बड़ा आर्किटेक्ट है, आप उसके झूठे क्लेम बना के उसके ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को चलाने के लिए आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोस्टली हम श्योर कि जो मोस्टली इंडियंस हैं वो इसको नहीं छेड़ेंगे इस मसले को। वो समझते हैं कि ये जो बीजेपी है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक उसके जो अलायंस, बेसिकली बीजेपी डायरेक्ट नहीं कर रही लेकिन उसके अराउंड जो उसके जो कनेक्टेड दूसरे ग्रुप्स हैं वो इसको ज़्यादा उठा रहे हैं। उन्हीं के इमाम उठा रहे होंगे, वो खुद तो नहीं उठा रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के इमाम पे ही वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो इसको रादर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए अदर लोगों को, अगर देखें वैसे भी अगर गौर करें, अगर कोई टेंपल है या कोई मॉस्क है या कोई गुरुद्वारा है या कोई चर्च है, टेक इट एज ए प्राइड। ऐसे आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बिल्कुल सही बात। तो इसको एक आप ऐसे लेंगे, आप फख्र करें हर चीज़ पे। एग्जैक्टली आपका आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, आप जो भी हैं, आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं, तो इस पे प्राइड होना चाहिए। आपके जो कुछ भी है आप सबका आप ही का है। आप पाकिस्तान तो नहीं उठा के ले आएगा ना उसको, ताजमहल को, वो आप ही का है। पूरी दुनिया बोलती है इंडिया में ताजमहल है, पूरी दुनिया बोलती है कि इंडिया में वो टेंपल है या अमृतसर में वो गुरुद्वारा है, वो जो इतना बड़ा, इतने यानी कि आप इतने अजीम, आपके पास इतने ग्रेट प्लेसेस हैं आपके पास वो पूरी दुनिया में। और इससे ज़्यादा कि अगर आप रादर अपने आप को डिवीज़न क्रिएट करें उससे नुकसान ही होगा ना। सोशल एथिकली सोशली आप मोर डिस्टर्ब होंगे। इससे बेहतर है कि आप इसको एज ए प्राइड इस्तेमाल करें, जो कुछ भी है उसके अंदर, हर रिलीजन को एज ए प्राइड लें, ताकि आप रियली ट्रू डेमोक्रेसी के तौर पे देखें। हम पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान एज ए कंट्री इस तरह की डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स।
आप तो खुशकिस्मत हैं, या आपके पास तो खुली हर चीज़ है। आप अपनी आप इतनी जो डिवीजन है ना आपकी, इसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपने आप को क्लोज लेके आएँ, एक दूसरे के जो आपके जो जितने भी रिलीजन है आप कंट्री के अंदर, जितनी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, जो कुछ भी है, यूनिफिकेशन क्रिएट करें और फ़ख्र करें कि ये सब आपका हिस्सा है। तो उससे रादर ये डिवीजन क्रिएट कर रही है ये पार्टी, इसी को वो पॉजिटिव साइड पे भी ले सकते हैं, वो हर चीज़ पे फ़ख्र कर सकते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हैं या आप हिंदू नहीं हैं, आप भारतीय हैं, इंडियन हैं, आप भारत से हैं, आप हिंदुस्तान से हैं, आपका मतलब है कि हर कोई आपका है, यू आर फादर ऑफ द होल कंट्री। एब्सोल्युटली। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को चाहिए कि रादर, मेरे मकसद पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि इसको रादर इसको अपने लिए एक पार्टी को प्रमोट करने के लिए इसको इस्तेमाल करें, इसको इंडिया को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करें, एंड बी प्राउड ऑफ ऑल, यू हैव सो मैनी रिलीजन्स प्रैक्टिसिंग इन योर कंट्री, एंड बी प्राउड ऑफ द एवरीथिंग, ऑल हेरिटेज यू हैव इन योर कंट्री। तो आप एक अजीम भारतीय के तौर पे उसको लें, रादर आप उसको तोड़ फोड़ लगानी शुरू कर दें, टेम्पलों को भी ख़त्म करें, जो नॉन मुस्लिम जो है मुस्लिम मॉस्क को ख़त्म करें, क्रिश्चियन चर्चों को ख़त्म करें, ये तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, अपने मुल्क के अंदर ही बदल नहीं कर, और ये लास्टिंग नहीं है। it won't last long. यू नफरत क्रिएट करेंगे ना अपने कंट्री में, डिस्टर्बेंस और पड़ेगी। आप रादर आपको चाहिए इंक्लूजन क्रिएट करें, आप नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करें, ताकि आपकी अवाम को और काम और दिमाग कहीं और पे लगे। एग्जैक्टली। रादर आप इसी के ऊपर है कि भाई हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, तो वी कैन जस्ट से फैसला तो इन्हीं के हाथ में है ना। अगर आप दुनिया में कहीं भी आप डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी पॉइंट पे, नेशनलिज्म पे, रिलीजन पे, वो नुकसानदेही है, उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके कंट्री में रह रहे हैं सिमिलर टू पाकिस्तान एज वेल। आप पाकिस्तान में देखें, इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा फ़र्क है। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो रिलीजन बेस्ड है, पाकिस्तान में रिलीजन बेस्ड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बरादरी बेस्ड है, तो प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान में भी है। आई बिलीव इंडिया इज मोर, इंडिया बहुत शिद्दत बहुत है इस चीज़ की, बहुत शिद्दत। हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे जो कास्ट सिस्टम पे है। इंडिया में तो बहुत, मैंने इंडियन मूवीज में भी आप देखते हैं कि वो बड़े क्लियर डिफरेंस बताते हैं। पाकिस्तान में बरादरी का सिस्टम है, मगर इंडिया में तो नफरत बहुत है, नफरत कर देते हैं। आप इमेजिन करें, अब हिंदू से नफरत करते हैं, बाकी रिलीजन तो उसके किसी खाते में नहीं आएंगे ना। तो आई थिंक बीजेपी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोटिंग दिस नेगेटिविटी। थैंक यू अहमद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ताजमहल बज़ाहिर एक मोहब्बत के याद में बनाई गई इमारत अब नफ़रतों का शिकार हो रही है। देखते आने वाला वक्त हमें क्या दिखाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस विल स्टॉप। बाय नाउ।